नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G20 सम्मेलन की काशी में आज पहली बैठक। G20 सम्मेलन का मंत्री वीके सिंह ने किया उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर, वैश्विक कृषि के विकास का नया रोडमैप होगा तैयार। भारत समेत 20 विकासशील देशों में रोडमैप होगा तैयार। सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान मुद्दों पर मंथन और इसके साथ साथ वैज्ञानिकों, प्रतिनिधियों का समूह रविवार को पहुंचा है काशी। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा। इसके साथ साथ बता दें कि जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा। वहीं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश भी दिया जाएगा। ये मोटिव रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में विकास से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, देखिए तमाम मुद्दों को लेकर, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा आज की बैठक में। देखिए, निश्चित तौर पर यह बैठक अपने आप में खास होगी। खास इसलिए होगी क्योंकि कृषि वो चीज है जहां पे पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है, खास करके भारत के लिए। बताते चले इस कार्यक्रम के विषय में, 20 देश के 80 प्रतिनिधि कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को बनारस पहुंच गए थे। सुबह 10 बजे बीके सिंह और कृषि मंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन के बाद अभी से जो उद्घाटन सत्र के जो आगे के कार्यक्रम है उसके बाद से लगभग 10 मिनट बाद, या ये कहिए कि थोड़ी देर में बैठकों का दौर शुरू होगा। 2 सत्रों में आज बैठक होनी है। पहले सत्र लगभग 2.5 घंटे की और दूसरा सत्र लंच ब्रेक के बाद 3 घंटे का होगा। यदि चर्चाओं की बात कर ले तो चर्चाओं में सबसे जो खास चर्चा होगी वो ये कि आखिर अन्न की उपज कैसे बढ़ाई जाए, जलवायु पे आधारित कैसे कृषि की व्यवस्थाएं की जाए। यही नहीं, जो रिसर्च कृषि पे आ रहे हैं उन रिसर्च को कैसे यूज किया जाए, एक फसल के साथ दूसरे फसल की कैसे उपज बढ़ाई जाए। और यही नहीं, जो वैज्ञानिक और जो प्रतिनिधि के साथ जो कृषि से जानकार लोग हैं वो अपने अपने पेपर्स को भी सबमिट करेंगे, या ये कहा जाए कि अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के तहत मोटिव रखा गया है। क्या इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज कृषि पे आधारित होंगी। कृषि के आधारित मुद्दों के साथ साथ 1-2 मुद्दे और होंगे जिसे दूसरे सत्र में लिया जाना है। इस सत्र की बात करें, जो मौजूदा सत्र है जो लगभग 1:30 बजे तक चलनी है, इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा होगी। कृषि वैज्ञानिक अपनी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में खेती को कैसे बढ़ाया जाए, या ये कहा जाए कि आधुनिक पद्धतियों का समावेश करके कृषि को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। और मौसम की मार और साथ ही साथ जो जलवायु आधारित कृषि है, कहाँ पे क्या होना है, किस चीज की उपज किस जगह ज्यादा होती है, इस चीजों पे फोकस किया जाएगा। समझा जा सकता है संतोष, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लगातार जिस तरह से देश भर में, और अगर हम विदेश की भी बात करें, दुनिया भर में आबादी बढ़ती जा रही है जो कि एक चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं अनापूर्ति देखी जा रही है जिसको लेकर ये सजग तौर पर बैठक भी की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि अनाज की जो उपज है वो पहले से बहुत ही सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। और इसी गुंजाइशों के संभावनाओं पे आज ये बैठक हो रही है। ये 3 दिनों की जो बैठक होगी वो पूरी तरीके से अन्न को कैसे और ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, कैसे इसको और पोषित किया जाए, कैसे इसकी उपज बढ़ाई जाए। एक फसल के साथ, जैसा कि हमने पहले कहा, एक फसल के साथ दूसरे फसल को पैदा करके कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, इन चीजों पे ही चर्चा होगा। तो समझा जा सकता है कि अन्न वो चीज है जिससे पूरी व्यवस्थाएं, या ये कहा जाए कि पूरा संसार टिका हुआ है। और शायद इसी कवायद को लेकर G20 के लोग काशी में जुटे हुए हैं। ये बिल्कुल संतोष, और ऐसे में G20 सम्मेलन की आज पहली बैठक है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, जो देशों की बात हमने कहा, 20 अलग अलग देशों के 80 प्रतिनिधि हैं। इस प्रतिनिधियों में वैज्ञानिक भी हैं, कृषि जानकार भी हैं, कुछ कृषक भी हैं, और सबको अपनी अपनी बारी का इंतजार है। सबको अपने जो अनुभव है, या ये कहा जाए कि जो उनकी स्पेशलिटी है, उन चीजों पे उन्हें अपनी पक्ष रखनी है, अपनी बात रखनी है। ठीक है संतोष, नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े चिंताजनक है। कोरोना से देश में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई है। और यदि एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो एक्टिव केस की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश और दुनिया भर में एक बार फिर से
कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं। संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटे में ही 27 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता लोगों की बढ़ा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, 60,000 के पार हो चुकी है और कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, तमाम एहतियात बरतने के लिए अपील कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्कंदिता, देखिए देश भर में और बात करें प्रदेश में भी तो कहीं ना कहीं कोरोना का साया एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक तरफ अलर्ट भी है, लेकिन अब आंकड़े डराने लगे हैं। देखिए, कोरोना के बढ़ते जो आंकड़े हैं उनको देखकर लग रहा है कि अब जो है व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी। जो चीजें हैं उनको और अस्पताल की व्यवस्था है उनको और बेहतर करना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने इस बार दस्तक दी है और जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है, चाहे वो सीएमओ की तरफ से हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। सरकार का साफ आदेश है कि किसी भी तरीके से जो है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी चीजें हैं उनको पुख्ता इंतजाम किए जाए, चाहे वो अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड हो, वेंटिलेशन हो, इन तमाम चीजों को लेकर। इसके अलावा खास करके जो दवाइयों की उपलब्धता है उसको खुद सुनिश्चित करने के लिए जैसे सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जो है जाके जायजा लेते रहते हैं। जो तमाम यहाँ के सरकारी और अस्पताल है, चाहे वो बलरामपुर हो, सिविल हॉस्पिटल हो, लोक बंधु हो, पीजीआई हो, तमाम अस्पतालों में जो है वो जो है व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित कराने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम कराए जा रहे हैं। वही अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी जितने भी सफाई कर्मी है उनको बढ़ाया जा रहा है, किसी भी तरीके की गंदगी देखने को ना मिले, हाइजीन मेंटेन हो, उसको देखते हुए सफाई कर्मी। स्कंदिता, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में भी आंकड़े डरा रहे हैं। लखनऊ में भी कई अपील की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों में जो मौतें हुई हैं उसके बाद से चीजें और डरा रही है। जिस तरीके से कोरोना केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्होंने लखनऊ में साफ निर्देश जारी किए हैं। जितने अस्पताल है, पीजीआई, बलरामपुर, जितने भी कोविड के केसेस आ रहे हैं उनको वहां पर एडमिट कराया जा रहा है। वही जो कुछ और सरकारी अस्पताल है वहां पर जो है कोरोना के केसेस नहीं है, हालांकि वहां पर भी इंतजाम पुख्ता है, लेकिन अभी तक कोरोना के मरीज वहां पर नहीं है। जो भी अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो उनको घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है, घर पर ही उनको जो है दवा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीजेपी ने अपने नगर निगम के प्रत्याशी अब घोषित कर दिए हैं। मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका पार्षद पद के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अमरोहा में एक बीजेपी नेता ने टिकट कटने पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मंडी चौक का है, जहां बीजेपी ने मुकेश सक्सेना का टिकट ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, देखिए जिस तरह से अब टिकटों को लेकर होड़ देखी जा रही है, तमाम राजनीतिक दल एक करके घोषणा कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है। ऋतु बता दूं, ये पूरा मामला मंडी को छोड़ा है। कल बीजेपी ने लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करने के बाद अमरोहा के वार्ड नंबर 27 से मुकेश कुमार सक्सेना, जो लगातार पिछले 12 साल से बीजेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस बार जो है वो वार्ड सभासद का चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका नाम था, लेकिन ऐन वक्त पर आकर उनका नाम इस लिस्ट से गायब हो गया। इस बात को लेकर वो काफी नाराज हो गए, उनका मनोबल काफी डाउन हो गया। देर रात उन्होंने पॉइजन खा लिया और फिलहाल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि वो पिछली बार भी उन्होंने 5 साल पहले टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी के एक दूसरे नेता ने उनका टिकट कटवा दिया था और बीजेपी के बड़े नेताओं से मनाने के बाद वो मान गए थे। लेकिन तो रविवार को बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है और सूची जारी करने के बाद उनका लिस्ट में नाम ना होना, उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से मैं नगर महामंत्री हूं और लगातार जो है मैं बीजेपी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं, लगातार बीजेपी के हर एक कार्यक्रम में शामिल होता हूं, बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उनको
उनके सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं और तमाम चीजों के लिए मैं लगा रहता हूं। उसके बावजूद भी बीजेपी ने मेरा टिकट काट दिया और टिकट काटने से नाराज होकर जो है सक्सेना जी ने जो है पॉइजन खा लिया और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और जो है डॉक्टर की देखरेख में इलाज चल रहा। उनके परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि बीजेपी ने जो टिकट वितरण किए हैं वो गलत तरह से किए हैं और उन पर यहाँ तक कि उन्होंने एलिगेशन पैसों तक का लगा डाला है कि पैसों के लेन देन के चक्कर में उन्होंने जो है उनका टिकट कट गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए माजिद। वहीं अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या उस प्रयागराज में हुई जिस प्रयागराज में वह 4 दशक तक आतंक का पर्याय बना हुआ था। अतीक के 44 सालों की अपराध की कहानी का द एंड केवल 10 से 12 सेकंड में हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। अतीक अहमद की आपराधिक कहानी का आगाज करीब 44 साल पहले 1989 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करता था। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया था। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के सिर हत्या का आरोप लग चुका था। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद अतीक का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी सामने आया। वो इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर बड़ी कार्रवाई हुई थी। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के शासनकाल में अतीक का दफ्तर गिराने के साथ साथ उसकी संपत्तियां जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया था। मायावती के शासन ने उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस हमले और हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 18 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस पूरे मामले में तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने FIR दर्ज कराई थी। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। विधायक राजू पाल की हत्या की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। 6 अप्रैल 2005 को पुलिस ने हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बताया जाता है कि CBCID की जाँच से भी राजू पाल का परिवार नाखुश था। 22 जनवरी 2016 को निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फरमान सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल बाद 20 अगस्त 2019 को विवेचना करने के बाद CBI ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
1 अक्टूबर 2022 को दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अनेक लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोप से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुवैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। दरअसल 24 फरवरी 2023 को एक हमले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजू पाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल कोर्ट में पेश हुए थे। अगले दिन कोर्ट में अतीक की तरफ से बहस होनी थी, लेकिन अतीक के शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्याकांड के तीसरे दिन पुलिस ने पहला एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में अरबाज नाम का बदमाश ढेर हुआ। 6 मार्च को एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ। विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद 23 अप्रैल को 2 और शूटर मारे गए। इसमें अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मारा गया। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया। राजू पाल उमेश पाल हत्याकांड अतीक और अशरफ के लिए काल बन गया। जिस हॉस्पिटल में अतीक और उसके गुर्गे ने राजू पाल को मौत की नींद सुलाई थी, उसी अस्पताल में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी का प्रयागराज जिला एक बार फिर से गोलियों की गूंज से थर्रा उठा है। अधिकतर वारदातें माफिया अतीक अहमद के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उमेश की हत्या से लेकर अतीक अशरफ के मर्डर तक 2 दशक पुरानी अदावत का खौफनाक अंत। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो प्रयागराज कई खौफनाक वारदातों का गवाह रहा है, लेकिन अधिकतर वारदातें माफिया अतीक अहमद के इर्द गिर्द ही घूमती रही। माफिया का खौफ ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 1 साल बाद ऐसा आया जिसने ऐसी पटकथा लिख दी जिसकी कल्पना अतीक या सूबे में किसी ने नहीं की थी। इस हमले और हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 18-19 साल पीछे जाना होगा। बसपा की टिकट पर राजू पाल ने 2004 में अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बड़े अंतर से राजू पाल ने जीत दर्ज की। राजू पाल की जीत से अतीक बौखला। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। साल 2006 में अतीक अहमद ने मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण करवा लिया। हत्याकांड में अतीक ने उमेश से अपने पक्ष में गवाही करवा ली थी। अगले दिन कोर्ट में अतीक की तरफ से बहस होनी थी, लेकिन अतीक के शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्याकांड के तीसरे दिन पुलिस ने पहला एनकाउंटर किया। 6 मार्च को एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ। विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद 13 अप्रैल को 2 और शूटर मारे गए। इनमें अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मारा गया। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया। दरअसल बसपा के टिकट पर राजू पाल ने 2004 में अतीक अहमद के छोटे भाई मोहम्मद अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप अतीक और अशरफ के साथ ही माफिया के गैंग के अन्य लोगों पर लगा। इस हत्याकांड में उमेश पाल गवाह थे। साल 2006 में अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण करवा लिया था। इसके साथ ही राजू पाल हत्याकांड में अतीक ने उमेश से अपने पक्ष में गवाही भी करवा ली थी, लेकिन उमेश पाल ने अतीक पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। इस मामले में इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट में पेश हुए थे। इसके अगले दिन कोर्ट में अतीक की तरफ से बहस होनी थी, मगर अतीक के शूटर्स ने उमेश की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से सड़क से लेकर सदन तक घमासान मच गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 टूक कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। इस बयान के साथ ही यूपी पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। हत्याकांड के तीसरे दिन पुलिस ने पहला एनकाउंटर किया। इसमें अरबाज नाम के बदमाश को ढेर कर दिया गया। यह एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में हुआ था। इसके बाद 6 मार्च को एक और आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया।
पुलिस और उस्मान के बीच मुठभेड़ प्रयागराज के औंधियारा इलाके में हुई। उस्मान वो पहला शूटर था जिसने उमेशपाल को पहली गोली मारी थी। इसके बाद 13 अप्रैल को 2 और शूटर मारे गए। यह एनकाउंटर माफिया अतीक के लिए व्यक्तिगत क्षति थी। इसमें उसने अपना बेटा खो दिया था। बेटे की मौत के बाद अतीक टूट गया था। इसी बीच पुलिस कस्टडी में आने के बाद अतीक कई बार मीडिया के सामने आया, मगर कुछ भी बोलने से इनकार करता रहा। इसकी वजह ये थी कि वो बेटे के खोने के गम से टूटा हुआ था। इन सब के बीच किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2 दशक पहले राजू पाल की हत्या के बाद मुसीबतों में घिरने वाले अतीक और उसके भाई का इस तरह खात्मा होगा। इस घटना के बाद प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ की इस तरह की हत्या तमाम सवाल छोड़ गए हैं। जिस प्रयागराज की धरती को कभी अतीक खून से लाल किया करता था, वही प्रयागराज की मिट्टी में अतीक और उसका भाई मिल गया। 2 दशक पुरानी अदावत का इस तरह खौफनाक अंत होगा कि ये किसी ने सोचा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं कड़े इंतजाम। और अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में। हत्या के बाद दहशत में इरफान का परिवार है। और आपको बता दें कि महाराजगंज जेल से परिवार की एक गाड़ी लगातार चल रही है साथ। अतीक अशरफ हत्याकांड में इरफान ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राम जी, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में रखा गया, आज उनकी कानूनी कोर्ट में पेशी थी और उनको कोर्ट में पेश किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अतीक और अशरफ को जो पुलिस कस्टडी में उनकी जो हत्या हो गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी जो परिवार के लोग हैं वो दहशत में, उनको भी कहीं ना कहीं डर सता था कि इरफान सोलंकी के साथ भी कोई अनहोनी घटना न घटित हुए। ऐसे में रविवार को शाम को ही जो परिवार के लोग थे, परिवार के एक सदस्य महाराजगंज जेल पहुंच जाते हैं। वहीं पर रात भर इंतजार कर, जब सुबह महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कानपुर कोर्ट लाया जा रहा था, तो साथ में उनकी गाड़ी, जो परिवार के लोग की गाड़ी तो साथ चल रही थी। कहीं ना उनको इस बात का डर सता रहा था कि कहीं इरफान के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसके साथ ही कचहरी में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चौक चौबंद कर दिया गया। स्त्री सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर पहले गेट पर पुलिस फोर्स तैनात की गई, दूसरे गेट पर पीएससी तैनात की गई, तीसरे गेट पर जहां पर कोर्ट रूम है, जहां पर इरफान सोलंकी की पेशी होनी है, वहां पर भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और हर को चेक किया जाए। इसके साथ ही जिस तरह अतीक अशरफ हत्याकांड में मीडिया कर्मियों का जो फर्जी मीडिया कर्मी थे, उनका नाम सामने कि मीडिया वाले बनकर उन्होंने हत्या की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो इरफान सोलंकी की पेशी हो रही, तो मीडिया को काफी दूर रखा गया है और इरफान सोलंकी आज तो भटकने भी नहीं दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जब इरफान सोलंकी को पेश किया जाता था, तो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया से बात भी कर रहे थे, मीडिया को अपनी बातों को शेयर भी कर रहे थे। लेकिन इस बार जो प्रयागराज में जो घटना घटित हुई अतीक और अशरफ के साथ, उसको देखते हुए कानपुर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी मीडिया कर्मी को पास नहीं जाने दिया गया। और आज कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होनी, जो महिला जाजमऊ में जो उस महिला के घर को कब्जा करने के दौरान आगजनी की गई थी, उस मामला कोर्ट में सुनवाई होनी है, उनकी पेशी होनी है। साथ ही उन नाजिम जो पीड़ित है, उसकी भी आज गवाही थी। उस गवाही में जो क्रॉस चेक है, इरफान सोलंकी अधिवक्ता गौरव दीक्षित उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। कहीं ना कहीं आज जो पेशी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज बहुत सी चीजें सवाल जवाब होंगी। 1 महीने बाद कहीं ना कहीं आज कोर्ट खुली है। 1 महीने से हड़ताल के चलते इरफान की पेशी भी नहीं हो पा रही थी। अब फिलहाल आज पेशी है। इरफान सोलंकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कानपुर कोर्ट पहुंचे, उनको पेशी के लिए एसीएम 3 की कोर्ट में ले जाया गया है। अब जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, जो तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस बार के किसी भी तरह की चूक पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है और ना ही किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही वो देखना चाहता है। इसलिए राम जी, क्योंकि और अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई, दोहरा हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं इरफान का परिवार भी दहशत में है और इसके साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना असर देखने को मिल रहा है हत्याकांड के बाद।
जी बिल्कुल, जिस तरह प्रयागराज में मेडिकल कराने गया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मार के जो हत्या कर दी गई, उसको लेकर कहीं न कहीं इरफान सोलंकी परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो यही कारण है कि रविवार शाम को परिवार के लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से महाराजगंज जेल पहुंचते और रात भर इंतजार करते हैं और सुबह जब इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब कानपुर लाया जा रहा था, तो उनकी गाड़ी लगातार साथ में थी कि किसी तरह की कोई भी अनहोनी रास्ते में ना हो जाए और जिसके वो गवाह बन सके। इस वजह से वो लगातार गाड़ी के साथ में आए हैं। गाड़ी के साथ जब कानपुर कोर्ट पहुंचे, उनकी गाड़ी को बाहर रोक दिया गया और इरफान सोलंकी कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया। इस मामले में लेकर जब इरफान सोलंकी से बात करने की कोशिश की गई कि अतीक और अशरफ हत्याकांड में कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इस हत्याकांड में बोलने से इनकार कर दिया और कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल उनको पेश कर दिया गया है कोर्ट राम जी, में। और इसी के साथ आज जो दलीलें इरफान सोलंकी पेश करेंगे उस पर कहीं ना कहीं सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामला हुआ तो इरफान सोलंकी पे जो लगातार महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया, तो उन्होंने पहले ही एप्लीकेशन दी थी कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई हो, लेकिन उनकी वीडियो को इस बात को खारिज कर दी गई। और लेकिन अब सुनवाई में ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे News1 इंडिया।